उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? तो उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र जो है, जिधर बिहार है उधर का क्षेत्र जो है वह सर्वाधिक बाढ़ से प्रभावित है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र जो है वो बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित होता है। नेक्स्ट है कि Fe के न्यूक्लियस में 26 प्रोटॉन है और Fe2+ आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो आप लोग को पता है कि परमाणु में Z बराबर P बराबर E होता है ना। तो मतलब ये परमाणु संख्या हो गया, ये प्रोटॉन की संख्या हो गया और ये इलेक्ट्रॉन की संख्या है। मतलब ये तीनों क्या होता है, इक्वल होता है। लेकिन अगर आप लोग को द्रव्यमान पूछे कि A बराबर, तो हो जाता है P प्लस मतलब प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। ये होता है एटॉमिक मास, जो हम लोग कहते हैं द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान कह सकते हैं। तो ये होता है फार्मूला इसका। और ये मतलब आपको यही दोनों फार्मूला मेनली याद रखना है, Z बराबर P बराबर E और A इक्वल टू P+1। इसी से टोटल सवाल इस टाइप का बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग को पूछा है कि न्यूक्लियस में 26 प्रोटॉन है। अगर Fe के न्यूक्लियस में 26 प्रोटॉन है, इसका मतलब क्या हो गया कि परमाणु संख्या भी 26 है, इसका इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 26 है ना। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया, 26 हो गया। अब कह रहा है कि Fe2+ आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो Fe में इलेक्ट्रॉन की संख्या है 26, लेकिन पूछा है किसी में Fe2+ में। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग को 2+, इसका मतलब हो गया कि Fe ने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया है, त्याग दिया है। Fe का यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो गायब हो गया, मतलब त्याग दिया, इसलिए यहाँ पर 2+ लिखा हुआ। अगर माइनस लिखा रहता तो इसका मतलब हुआ कि Fe ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, लेकिन यहाँ पर प्लस, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया, गवा दिया है। इसके पास पहले से 26 इलेक्ट्रॉन था, लेकिन यहाँ पर Fe2+ मतलब हो गया 2 इलेक्ट्रॉन गवा दिया। तो 26 में 2 इलेक्ट्रॉन माइनस कर देंगे तो 24 इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये 24 इलेक्ट्रॉन। तो ये आप लोग अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा संभारिक युग्म का एक उदाहरण है? अब संभारिक युग्म क्या होता है आप लोग समझिए। संभारिक में क्या होता है कि परमाणु द्रव्यमान जो है वो बराबर होता है, लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होता है। तो यहाँ पर अगर आप लोग को संभारिक पूछा है तो एटॉमिक मास जो है ये क्या होगा, बराबर होगा, लेकिन एटॉमिक नंबर जो है वो क्या होगा, डिफरेंस होगा, मतलब बराबर नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पर आप लोग को संभारिक देखना है कौन कौन सा, मतलब द्रव्यमान संख्या किसका सेम है। अगर आप लोग हाइड्रोजन और हीलियम का देखें तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है, हीलियम का 2 होता है, ये तो इक्वल है नहीं। लेकिन अगर आप लोग देखें कैल्शियम और आर्गन का, तो दोनों का द्रव्यमान संख्या जो है ना 40 ही होता है, लेकिन इसका परमाणु संख्या देखें तो भिन्न भिन्न होता है। कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है, जबकि आर्गन का परमाणु संख्या कितना 18 होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि परमाणु संख्या भिन्न भिन्न है, लेकिन द्रव्यमान संख्या सेम है। तो इसे हम लोग बोलेंगे क्या, संभारिक। अगर क्लोरीन की बात करें तो ये भी समान नहीं है। क्लोरीन की द्रव्यमान संख्या 35.5 होता है और ऑक्सीजन की द्रव्यमान संख्या 16 होता है, तो ये भी नहीं होगा। ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16, कार्बन का द्रव्यमान संख्या 14, तो ये भी नहीं होगा। तो मतलब ये हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी बात यदि आप लोग को समस्थानिक पूछे, समस्थानिक में परमाणु संख्या समान होता है और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आया अपना कि एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट होता है? तो एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित अणुओं में से कौन एक डबल संयोजक बंध बनाता है? तो ऑक्सीजन जो है डबल संयोजक बंध बनाता है, इस प्रकार का ये हो जाता है ऑक्सीजन। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, ऑक्सीजन जो है डबल बॉन्ड बनाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन से एक अदिश राशि नहीं है? अदिश राशि नहीं है मतलब कौन सा इनमें से सदिश राशि है? तापमान आप लोग को पता है अदिश राशि है, ये गलत हो गया। समय भी अदिश राशि है और आयतन भी अदिश राशि, लेकिन बल आघूर्ण क्या है, एक सदिश राशि। इसमें दिशा भी होता है और परिमाण भी होता है। तो बल आघूर्ण जैसे कि आप लोग एक पेन ले सकते हैं, एक पेन हो गया, इस पे आप लोग इस प्रकार का ट्विस्ट बल लगाएंगे, मतलब इसको ऐसे मोड़ेंगे, ये पेन है अपना, इस पे हम लोग ऐसे बल लगाएंगे, मतलब इससे इधर खींचे और इसको इधर खींचे, तो इस प्रकार के बल को हम लोग आघूर्ण बल कहते हैं। तो यहाँ पर बल आघूर्ण जो है एक सदिश राशि है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि पशुओं के व्यवहार के वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ अध्ययन को कहा जाता है, जिसे हम लोग एंथोलॉजी कहते हैं। याद रखेंगे हम लोग कि पशुओं के व्यवहार और वैज्ञानिक जो वस्तुनिष्ठ अध्ययन है उसको हम लोग एंथोलॉजी कहते हैं। उसके बाद हम लोग देखें
तो गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, तो आप लोग को पता होगा गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू एम वी स्क्वायर। यहाँ पर देख रहे हैं गतिज ऊर्जा का एक तो मास पर डिपेंड है मतलब द्रव्यमान पर, और एक पिंड के वेग पे मतलब आधारित हो, तो वेग और द्रव्यमान दोनों पर आधारित होगा क्या, गतिज ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित में सूत्रीय विभाजन, जिसको हम लोग इंग्लिश में माइटोसिस बोलते हैं, का पहला चरण क्या है, तो पहला चरण पूर्वावस्था होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कितना गुना होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार 1837 या 1837 होगा, ऐसे 1840 गुना होता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। ठीक, 1840 लगभग या फिर 1837 यहाँ पर है 1840 के आसपास, तो हम लोग सी मारेंगे ऑप्शन। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि अविभेदित कोशिकाओं वाले अधिकांश पौधे वह उत्तक होता है जो पौधे उन भागों में पाया जाता है जहाँ वृद्धि की संभावना होता है, ये विभाज्य उत्तक में पाया जाता है। विभाज्य उत्तक अविभेदित कोशिकाओं वाले है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक उपधातु है, तो सिलिकॉन एक उपधातु है, आप लोग को पता है सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सब क्या है, उपधातु है, लेकिन ये सब उपधातु नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है, जिसे आप लोग जानते ही होंगे। डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, याद रखेंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। बाकी बात अगर आप लोग आरएनए का पूछे तो आरएनए का क्या हो जाएगा, राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी एसिड निकाल देना है डीएनए से, उसके बाद आरएनए बन जाएगा, मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड, और इसका होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड फुल फॉर्म। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है अपना कि निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग करके हम बिलियन में ठोस विलय को विभक्त कर सकते हैं, तो बिलियन में ठोस विलय को विभक्त करने के लिए हम लोग वाष्पीकरण कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मानव लिंग गुणसूत्र बच्चे का लिंग निर्धारण करते हैं, तो जहां अक्ष अक्ष परिणाम होता है, तो अक्ष अक्ष आप लोग को पता है कि लड़की होता है और अक्ष वाई क्या हो जाएगा, लड़का हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाए कि लगभग 65 मिलियन वर्ष पहले डायनासोर किस अवधि के अंत में विलुप्त हो गया, तो उस टाइम जो अवधि था उसको हम लोग कहते हैं क्रेटिशियस युग, याद रखेंगे आप लोग, क्रेटेशियस युग ही हम लोग उस टाइम कहते हैं, जो कि 65 बिलियन वर्ष पहले था, उसी टाइम डायनासोर जो है अंत हो गया उसी टाइम। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, तो किसी वस्तु के एकांक समय में मतलब दूरी बटे चाल, आप लोग को पता है कि दूरी बटे समय, एकांक समय पूछा जा रहा है, दूरी बटे समय, ये किसका फॉर्मूला है, चाल का फॉर्मूला होता है, ऑप्शन में भी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा मोनेरा समूह में आता है, तो मोनेरा समूह में जीवाणु आ जाता है। नेक्स्ट है कि हम एक बल उस वस्तु का कार्य करता है तो चलने के लिए स्वतंत्र है, यदि हमें बल की मात्रा से वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात है तो न्यूटन के गति का दूसरा नियम से हमें वस्तु को डैश निर्धारित करने के सक्षम मिलता है। न्यूटन के गति के दूसरा नियम से हम लोग जानते हैं कि बल का परिभाषा होता है, बल बराबर सूत्र होता है m इंटू ये, मतलब द्रव्यमान गुना त्वरण। तो यहाँ पर हम लोग को क्या क्या गिवन है, तो मात्रा मतलब द्रव्यमान, बल की मात्रा दिया है मतलब F दिया गया है, और वस्तु का द्रव्यमान m दिया गया है, तो हम लोग एक्सेलरेशन मतलब त्वरण प्राप्त कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पदार्थ की मात्रा के आधार असाई इकाई क्या होता है, तो आप लोग याद रखेंगे पदार्थ की मात्रा के असाई मात्रा जो होता है वो मोल होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि चीन भारत सीमा विवाद, भारत और चीन के बीच में एक युद्ध था जो वर्ष देश में हुआ था, तो भारत सीमा चीन के बीच जो युद्ध हुआ था वो 1962 ईस्वी में हुआ था, याद रखेंगे आप लोग। हर्यक वंश के संस्थापक, पहले संस्थापक का से कह रहा है तो या फिर पहले शासक कह रहा है तो बिंबिसार हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर अशोक का जौगढ़ शिलालेख किस राज्य में अवस्थित है, तो अशोक का जौगढ़ शिलालेख जो है वो ओडिशा राज्य में अवस्थित है, और यहीं पर कलिंग का युद्ध लड़ा गया था अशोक के द्वारा, तो याद रखेंगे आप लोग, कलिंग भी उड़ीसा में हो गया, और अशोक जो जौगढ़ शिलालेख है वो भी कहाँ है, ओडिशा में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि गंधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है, तो गंधार कला जब हिंद यूनानी का संयोजन है, हिंद और यूनानी, याद रखेंगे आप लोग, हिंद और यूनान का संगम जो है उसे हम लोग गंधार कला कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल था, तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में जो राज्यपाल था वो था गयासुद्दीन तुगलक, याद रखेंगे आप लोग, गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट प्रश्न अपने यहाँ पर आ जाता है कि निम्नलिखित शासकों में से कौन तुलुक वंश से संबंधित है, तो आप लोग को पता है कि कृष्णदेव राय जो कि तुलुक वंश से संबंधित है,
और इसी के समय में कौन था, आप लोग यहाँ जानते होंगे तेलानी रामन को। तो तेलानी रामन और कृष्णदेवराय की कहानी बहुत प्रसिद्ध है। तो ये इसी के दरबार में थे तेलानी रामन जी, और ये कृष्णदेवराय जो है वो तुलु वंश से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, आप लोग पता है कि तुलु वंश किसका है, ये विजयनगर साम्राज्य का ही एक वंश है तुलु वंश, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा माउंट फोर्ड सुधार रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था? कब किया गया था ये माउंट फोर्ड सुधार रिपोर्ट? तो ये 1918 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था माउंट फोर्ड सुधार रिपोर्ट, इसे आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर, नवंबर 1915 ईस्वी में डैश को लाहौर में फरवरी 1915 के गदर षड्यंत्र में उसकी भूमिका के लिए फांसी दी गई थी। तो करतार सिंह सराबा, इसी को जो है वो लाहौर में 1915 ईस्वी में मतलब गदर षड्यंत्र में उसकी भूमिका के लिए फांसी दी गई थी। याद रखेंगे आप लोग, करतार सिंह सराबा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर, 1932 के पूर्णपोक्त महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच हुआ था, आप लोगों को पता है यरबदा जेल में ही हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि इनमें से किस भारतीय राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय सबसे पहले होता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि किसे श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है? तो धौलाधीरी को श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है। व्हाइट माउंटेन के नाम से किसे जाना जाता है? तो धौलागिरी को जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि तवांग और लहासा को जोड़ने वाला दर्रे का नाम क्या है? तवांग और लहासा, याद रखेंगे आप लोग, तवांग और लहासा, ये अरुणाचल प्रदेश में इसे हम लोग बुमला दर्रा मतलब बुमला दर्रा को जो मतलब ये इसको जोड़ता है। तवांग और लहासा को कौन जोड़ता है? तो बुमला दर्रा जोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर है। भारत की सबसे लंबी झील होगी वेम्बनाड झील, ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और पूछा जाता है कि कौन सा झील है जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के दोनों राज्य में स्थित है, दोनों राज्य की सीमा पे स्थित है? तो ये पुलिकट झील है, और इसी पुलिकट झील के किनारे ही श्रीहरिकोटा अवस्थित है। नेक्स्ट में ये श्रीहरिकोटा जो यहीं पर सतीश धवन केंद्र आप लोग को पता होगा, जहाँ पर कि परमाणु परीक्षण किया जाता है, मतलब वहां से लॉन्च किया जाता है, जैसे कि चंद्रयान 3 हुआ, ये सब लॉन्च कहाँ से किया जाता है? यहीं से। पुलिकट झील के किनारे बसा हुआ है सतीश धवन केंद्र, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र है? तो गंगा नदी और सिंधु नदी का जो तंत्र के बीच में क्षेत्र है उसे हम लोग अम्बाला कहते हैं। अम्बाला जो है ये गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच में है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन क्या है? तो दामोदर वैली कॉर्पोरेशन एक संवैधानिक निकाय है, मतलब संविधान में इसका जिक्र है, किसका? दामोदर वैली कॉर्पोरेशन का, इसे आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूरजमुखी की खेती के लिए अग्रणी है? सूरजमुखी की खेती सबसे ज्यादा जो कर्नाटक में होता है, ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर, संविधान सभा का 10वां अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? तो संविधान सभा का जो 10वां अधिवेशन था वो आयोजित किया गया था 6 से 17 अक्टूबर 1949 ईस्वी में, याद रखेंगे आप लोग। 10वां अधिवेशन जो हुआ था वो 6 से 17 अक्टूबर 1949 ईस्वी में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न यह पाया जाएगा, भारत के संविधान की दूसरी अनुसूची के भाग ई में निम्नलिखित में से किस अधिकारी के वेतन परिलब्धियों का उल्लेख है? तो यहाँ पर आप लोग को थोड़ा अंदर का सवाल पूछ लिया है। अगर डायरेक्ट पूछता है कि दूसरी अनुसूची में क्या है, तो यहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं वेतन और भत्ते हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अनुसूची दूसरे के भाग ई में निम्नलिखित में से किस अधिकारी के वेतन परिलब्धियों को उल्लेख है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसी का वेतन जो जिक्र है वो भाग ई में है, याद रखेंगे आप लोग, भाग ई, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48A पर्यावरण का संरक्षण और सुधार एवं वन और वन्यजीव की सुरक्षा किससे संबंधित है? तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। ऐसे भी आप लोग को पता है कि डीपीएसपी को हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। इसका आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? तो 36 से 51 तक आर्टिकल इसका है। तो इसी बीच में 48 ये आ जाता है, तो डीपीएसपी ऑलरेडी इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकता है कौन? तो संसद हटा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर हो जाएगा कि लोकसभा में किसी विशेष दिन पर चर्चा के लिए स्वीकृत मौखिक उत्तरों के लिए तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो इसकी संख्या
20 होती है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए। तो विधान परिषद कहे या फिर राज्यसभा के, दोनों के लिए न्यूनतम आयु आप लोग का 30 वर्ष होना चाहिए। लेकिन यदि राष्ट्रपति या राज्यपाल की बात करें तो उसके लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। और 25 वर्ष किसके लिए, लोकसभा के लिए, प्रधानमंत्री के लिए। बाकी बात जो मुख्यमंत्री, ये जो गांव में मुखिया वगैरह बनते हैं उसके लिए 21 वर्ष ही काफ़ी है, 21 वर्ष न्यूनतम है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है मणिपुर मेघालय त्रिपुरा, मणिपुर मेघालय त्रिपुरा डैश के अंतर्गत बन गए हैं। तो मतलब ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के अंतर्गत राज्य बन गए। याद रखेंगे आप लोग, उत्तर पूर्वी, ये आप लोग को पता है ये राज्य जो उत्तर पूर्वी राज्य ही है। तो इसका अधिनियम 1971 में हुआ था और इसी में ये मणिपुर मेघालय और त्रिपुरा ये तीनों राज्य जो है बना हुआ है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद अगर स्थापना की बात करें, तीनों राज्य का स्थापना जो हुआ था वो हुआ था 21 जनवरी 1972 ईस्वी में। तो याद रखेंगे आप लोग, 21 जनवरी 1972 ईस्वी में मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय तीनों राज्य की स्थापना हुआ था। कब, तो 21 जनवरी 1972 ईस्वी में। बाकी बाद अगर आप लोग को याद रखना है तो पूर्वोत्तर राज्य में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, इन दोनों का जो स्थापना हुआ था वो 20 फरवरी 1987 में हुआ था। याद रखेंगे आप लोग, 20 फरवरी 1987 ईस्वी में हुआ था। तो पूर्वोत्तर राज्य में आप लोग को 3 राज्य याद रखना है। एक तो हो गया मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। इन तीनों राज्यों का जो राज्य बना था वो अधिनियम था 1971, लेकिन स्थापना हुआ था 21 जनवरी 1972 को। बाकी बाद 2 राज्य और बचा, एक अरुणाचल प्रदेश है और एक मिजोरम है। इन दोनों राज्यों का स्थापना 20 फरवरी 1987 ईस्वी में हुआ था। ये सब प्रश्न पूछा जाता है बार बार, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। फिर से रिवाइज कर देते हैं आप लोग, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा ये 3 राज्य का स्थापना हुआ था 1971 का अधिनियम से और 21 जनवरी 1972 में स्थापना हुआ था। बाकी बाद अगर आप 2 राज्य बचाए, मिजोरम और मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश दोनों का स्थापना हुआ था 1987 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर, अगर संविधान में निम्नलिखित में से किसके बारे में उपबंध नहीं है। तो योजना आयोग, जिसे अब नीति आयोग का नाम दिया गया है, इसका संविधान में कोई जिक्र नहीं है। बाकी बात वित्त आयोग को 280 में है। निर्वाचन आयोग का आप लोग पता है 324 आर्टिकल में। फिर लोक सेवा आयोग भी है, ये आप लोग याद रखेंगे। सभी संविधान में है जिक्र, लेकिन योजना आयोग का संविधान में कोई जिक्र नहीं है, इसलिए आप लोग हम इसको क्या बोलेंगे, ये उसे असंवैधानिक बोलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि भारत के संविधान में किस संशोधन ने टैक्सेज ऑन सर्विसेज नामक संघ की सूची में एक नया विषय जोड़ा है। तो ये 88वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया किसको, टैक्सेज ऑन सर्विसेज, मतलब सर्विस पर जो टैक्स लिया जाता है तो उसे 88वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक प्राथमिक रूप से संसद की निम्नलिखित में से किस समिति से जुड़ा हुआ है। तो ये लोक लेखा समिति से जुड़ा हुआ है। याद रखें आप लोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है ये लोक लेखा समिति से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि एक निश्चित समयावधि में किसी देश की सीमा के अंदर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कुल अंतिम मूल्य है, तो ये सकल घरेलू उत्पाद है। याद रखें आप लोग, किसी निश्चित समयावधि में किसी देश की सीमा और अंदर उत्पादित वस्तुओं की सेवाओं की कुल अंतिम मूल्य जो है वो क्या है, सकल घरेलू उत्पाद है। तो नेक्स्ट प्रश्न अपने यहाँ पर आ जाता है कि 1942 ईस्वी में 1942 ईस्वी में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भाग गया था। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, जयप्रकाश नारायण जो जेल से भागे थे वो दीपावली के शुभ अवसर पर ही भागे थे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैग लाइन क्या है। तो ब्लेसफुल बिहार, ये इसका टैग लाइन है। याद रखेंगे आप लोग, ब्लेसफुल बिहार, ब्लेसफुल बिहार, तो ये इसका टैग लाइन है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि बिहार राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो इसका भौगोलिक क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। इसका जन्म पटना में हुआ था। बिहार में कौन सा जलप्रपात नहीं है। तो हुंडरू जलप्रपात बिहार में ना होकर झारखंड में। बाकी बात धुआं का कुंड, मंझर कुंड, ककोलत, ये सभी कहाँ है, ये सभी है बिहार में। बाकी बात हुंडरू जलप्रपात ये झारखंड में, जो कि स्वर्ण रेखा नदी में गिरती है हुंडरू जलप्रपात। याद रखेंगे आप लोग।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के बारे में असत्य कथन को पहचाने। तो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों को रियायती मूल्य पर खाद्यान्न मिलता है, ये सही है। 1997 से पीडीएस लक्षित उपभोक्ताओं के लिए टीपीडीएस बन गया, ये सही है, टीपीडीएस बन गया अब। और पीडीएस की परिकल्पना 1967 ईस्वी में उपभोक्ताओं की सहायता के लिए मूल्य समर्थन कार्यक्रम के रूप में की गई थी, ये भी सही है। देश में पीडीएस को 2007 से बंद कर दिया गया, तो ये गलत है, इसे आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि पीएमजीवाई का पूर्ण रूप क्या है। तो पीएमजीवाई का पूर्ण रूप जो है वो है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। तो याद रखें आप लोग, प्रधानमंत्री ग्राम उदय योजना इसका फुल फॉर्म है। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो वो था 2012 से 2017। उसके बाद आप लोग याद रख सकते हैं कि 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो था वो था 2002 से 2007। उसके बाद 11वीं हो जाएगा 2007 से 2012। उसके बाद 12वीं पूछा है तो 2012 से 17 हो जाएगा। नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले पहले अमेरिकी कौन थे। तो नोबेल का शांति पुरस्कार जो जीते थे वो पहले अमेरिकी थी, थियोडर रूजवेल्ट। याद रखेंगे आप लोग, थियोडर रूजवेल्ट वो पहले अमेरिकी थे जिसने नोबेल का शांति पुरस्कार पाया था। प्रसिद्ध संवादक, कवित्री, विदुषी और लेखिका इंदिरा गोस्वामी को कौन सी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। तो असमिया भाषा के लिए इंदिरा गोस्वामी को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। रियो ओलंपिक्स में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता। तो रियो ओलंपिक्स में भारत के लिए पहला पदक जीता था वो साक्षी मलिक के द्वारा जीता गया था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है डकवर्थ लुईस स्टर्न विधि निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित है। ये क्रिकेट से संबंधित डकवर्थ लुईस स्टर्न विधि, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर लघु गणक का आविष्कार किसने किया है। तो लघु गणक का आविष्कार जॉन नेपियर के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, जॉन नेपियर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि भारत का कौन सा शहर हाल ही में वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम का हिस्सा बन गया है। तो बेंगलुरु जो है ये वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम का हिस्सा बन गया, इसे आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर विश्व की मुद्राओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से मेल खाता है। तो म्यांमार क्या, ये जो है सही ढंग से मेल खाते। म्यांमार का मुद्रा आप लोगों को पता है क्या था। और म्यांमार का राजधानी की बात करें, इसका राजधानी होता है नियोम पे। म्यांमार का राजधानी क्या होता है, नियोम पे होता है। और इसका मुद्रा जो है वो है क्या, याद रखें आप लोग, मुद्रा क्या है। उसके बाद रूस का मुद्रा रूबल है, भूटान का नुगल्ट्रम और चीन का मुद्रा जो है वो येन है। यहाँ पर गलत वगैरह दिया गया है टोटल, तो आप लोग याद रखेंगे। मतलब ये येन मुद्रा ये किसका हो जाएगा, चीन का हो जाएगा। ये रूबल जो ये रूस का हो जाएगा। और पीसो तो उधर दक्षिण अफ्रीका का हो जाएगा, सॉरी दक्षिण अफ्रीका नहीं, अर्जेंटीना का मुद्रा पीसो है, ये हो जाएगा। मतलब भूटान की मुद्रा जो है वो न्यूगल्ट्रम होता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, भूटान के मुद्रा का नाम क्या है, याद रखेंगे आप लोग, न्यूगल्ट्रम। ये भूटान की मुद्रा है, न्यूगल्ट्रम। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो वियना है। उसके बाद ब्यूनस आयर्स जो है ये किसकी राजधानी हो जाएगा, ब्यूनस आयर्स। ये हो जाएगा किसकी राजधानी, तो ये है अर्जेंटीना की राजधानी। अर्जेंटीना की राजधानी क्या हो जाएगा, ब्यूनस आयर्स। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, नेक्स्ट प्रश्न पहले यहाँ पर इटली की राजधानी रोम हो गया। और डबलिन किसकी राजधानी, आप लोग कमेंट कीजिएगा। सापेक्षता के सिद्धांत की खोज किसने की थी, अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा किया गया था सापेक्षता का सिद्धांत। और इसी के लिए इसको नोबेल पुरस्कार मिला था अल्बर्ट आइंस्टीन को। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि सिस्मोमीटर का डैश द्वारा आविष्कार किया गया था। तो सिस्मोमीटर का आविष्कार लुइगी पल्मीरी द्वारा किया था। लुइगी पल्मीरी, सिस्मोमीटर आप लोग याद रखेंगे, लुइगी पल्मीरी के द्वारा स्थापना किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर नाउ यू ब्रीथ पुस्तक के गोल्डन बुक्स अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया। तो नाउ यू ब्रीथ ये पुस्तक जो है राखी कपूर जी का है। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा राखी कपूर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि भारत की अध्यक्षता में G20 में एम्पावर शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है। तो एम्पावर का जो किया गया था उस टाइम वो गांधीनगर में किया गया था। एम्पावर G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन याद रखें आप लोग, गांधीनगर में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि सरकार ने अनधिकृत कोयला खनन गतिविधियों की सूचना देने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है।
तो याद रखें आप लोग, कोयला खनन के लिए सरकार ने खनन प्रहरी ऐप लॉन्च किया है। तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि हाल ही में नॉर्दर्न वुड एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया है। तो नॉर्दर्न वुड एक्सपो का आयोजन जो हाल ही में पटना में किया गया था। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने बिहार के किस जिले में धनात्मक लघु स्फुत की खोज की है। तो धनात्मक लघु स्फुत की खोज नालंदा में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।